स्मार्ट क्लास सेटअप में 75 इंच का आधुनिक टच स्क्रीन पैनल लगेगा। श्रीमती मीनाक्षी उपाध्याय बीकेटी से सहायक अध्यापक, श्रीमती उपमा देवी चिन्हट से ये टैबलेट मिलेंगे। प्रति विद्यालय 2 टैबलेट दिए जाएंगे। एक बार श्रद्धा प्रणाम होंगे आपकी तालियां। श्री प्रभुनाथ प्रसाद जी महाराजगंज से, आप सबकी तालियों में इस समय पूरे उत्तर प्रदेश की तालियों की आवाज होनी चाहिए। शिक्षकों का नमन कर रहे हैं हम। श्रीमती सविता सिंह जी रायबरेली से, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया शॉल से सम्मानित कर रही हैं। प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रदान करके आशीर्वाद दे रहे हैं और बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। श्री राम शरण शाक्य जी प्रधानाध्यापक हैं कन्नौज से। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक श्री दीपक कुमार जी, माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश भर से आए हुए सभी हमारे शिक्षकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की पावन जयंती है, जिसे पूरा देश बड़ी श्रद्धा और समर्पण के भाव से शिक्षक दिवस के रूप में आयोजित करता है। इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने अपना जीवन शिक्षा के लिए, शिक्षा जगत के लिए समर्पित किया था, उनके इस पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से मैंने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक शिक्षक से लेकर के भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक जाना, यह हर एक शिक्षक के लिए एक नई प्रेरणा है। अपने कृतित्व से व्यक्तित्व का निर्माण करना और उस व्यक्तित्व की विराट छाया में पूरे देश को एक नई दिशा देना, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के व्यक्तित्व और कृतित्व से हर व्यक्ति परिचित है। एक शिक्षक की भूमिका के बारे में उनका स्पष्ट कहना था कि वह राष्ट्र निर्माता है, और राष्ट्र निर्माता के रूप में एक शिक्षक की भूमिका हम सबके लिए अत्यंत उल्लेखनीय है। प्राचीन काल से ही भारत ने अपने शिक्षकों की इस परंपरा को भले किसी रूप में, लेकिन उसको मान्यता दी, उसको सम्मान के साथ श्रद्धापूर्वक समाज में एक विशिष्ट स्थान देने का कार्य भी किया। लेकिन समय के अनुरूप
इसमें दोनों पक्ष इसके सामने आते गए। एक पक्ष जो उसका उज्जवल पक्ष था, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वर्तमान पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हुए, राष्ट्र की नींव को सुदृढ़ करते हुए एक राष्ट्र निर्माता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने वाला पक्ष एक उज्जवल पक्ष है। लेकिन दूसरा पक्ष उसका कृष्ण पक्ष भी है। कृष्ण पक्ष जब ट्रेड यूनियन की तरह कोई शिक्षक विद्यालय कार्यों से विरत होकर के दिन भर शिक्षा अधिकारियों के घर में या उनके कार्यालयों में बैठ करके अपनी वर्तमान पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, तो उसका एक कृष्ण पक्ष भी हम सबको, पूरे समाज को देखने को मिलता है। और समाज भी उस व्यक्ति को संदेह की निगाहों से देखता है, उनके प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं होता है। एक तिरस्कार का भाव समाज के मन में दिखता है। यह उसका एक उज्जवल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है। इन दोनों को ध्यान में रख करके शिक्षा जगत की वर्तमान समस्याओं को समाधान की तरफ बढ़ाने का कार्य हम सबको करना होगा। याद करिए, 2 वर्ष पहले जब शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के उत्कृष्ट शिक्षकों के सम्मान का प्रश्न सामने आया था, तो मैंने वो कार्यक्रम कैंसिल करवा दिया था। क्योंकि जब सूची मैंने देखी तो उसमें ऐसे ऐसे चेहरे थे जिन्होंने कभी स्कूल में पढ़ाया ही नहीं होगा, जो कभी जाते ही नहीं थे। तो मैंने कहा, इन लोगों का नाम क्यों दिया? इनको तो मैं रोज देखता हूं घूमते हुए, स्कूल कभी जाते नहीं है, ये नींव को सुदृढ़ नहीं कर रहे हैं, नींव को खोखला करने वाले लोग हैं, इनका नाम कैसे आ गया? और फिर पूरी सूची को सुधारने की जिम्मेदारी मैंने विभाग को दी। और मुझे प्रसन्नता है, आज प्रदेश के उन 94 शिक्षकों को, बेसिक शिक्षा परिषद के 75 शिक्षक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 19 शिक्षकों को, जिन्होंने कुछ अपने क्षेत्र में यूनिक किया है, विशिष्ट किया है, जिनका व्यक्तित्व उनके कृतित्व के कारण अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी बना है, उन्हें सम्मानित करते हुए मुझे स्वयं भी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर सम्मानित होने वाले सभी 94 शिक्षकों के साथ साथ प्रदेश भर के उन सभी गुरुजनों का, एक शिक्षक तो हमेशा शिक्षक होता है, जो वर्तमान में है, जो इससे पहले अपनी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं लेकिन समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन सब का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। और शिक्षक दिवस की बधाई भी मैं उन सभी के प्रति इस अवसर पर व्यक्त करता हूं। एक बड़ी जिम्मेदारी है आप सबके ऊपर, और बड़ी जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि सरकार ने इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ समाज के एक निर्माता के रूप में, राष्ट्र के एक निर्माता के रूप में आप सबकी भूमिका को आगे बढ़ाने और उससे वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है। एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास। अगर हम समय के अनुरूप नहीं चलेंगे तो फिर समय हम सबको पीछे धकेल देगा, हम पिछड़ जाएंगे। प्रगति और विकास की दौड़ में हमारा कोई स्थान नहीं होगा, और विकास और प्रगति के इस दौड़ में हम पीछे न रह जाएं, हम अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के समाज को दिशा देते हुए रहें,
इस भूमिका के साथ हम सबको स्वयं को तैयार करना होगा। और आज जिस तेजी के साथ आपने देखा होगा, यही एक दूरदर्शिता होती है। चैलेंज दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमने चैलेंज को स्वीकारा। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री के पद का दायित्व संभाला, उस समय उन्होंने स्कीम कुछ जारी की, जैसे जनधन अकाउंट जारी किया। 48 करोड़ गरीबों के बैंक में खाते खोले गए। तो जिन लोगों में दूरदर्शिता नहीं थी, वे कहते थे सब खाली अकाउंट क्यों खोले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी समझ में नहीं था कि इसका उपयोग कैसे किया जाना है। वे कहते थे कि ये सब गरीबों का अपमान हो रहा है। और उस समय विपक्ष के लोगों ने तमाम प्रश्न खड़े किए थे। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 8.5 करोड़ गरीबों के बैंक में अकाउंट खोले गए। पहली बार इनके अकाउंट खुले थे। लेकिन जब 2020 में कोरोना महामारी आई थी, और कोरोना महामारी में अगर इन 48 करोड़ परिवारों के बैंक में अकाउंट नहीं होते, अनुमान करिए अपने घर की किसी भी आवश्यकता के लिए या सरकार की किसी भी योजना का लाभ देने के लिए इनको बैंकों के पास जाना होता, या राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी को हर व्यक्ति के घर में पहुंचना होता। क्या स्थिति होती। हम कोरोना से निपटते कि उनके घर में चेक लेके दौड़ते, और फिर वह व्यक्ति बैंक में बैंक जमा करने के लिए आता, क्या स्थिति होती। लेकिन जनधन अकाउंट ने डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक किया, एक साथ करोड़ों लोगों के खाते में पैसा चला गया। मेडिएटर भी समाप्त। जो बीच के दलाल हुआ करते थे, उनकी दुकानें बंद हो गई, लेकिन एक गरीब को योजना का पूरा लाभ मिलता हुआ दिखाई दिया। और केवल उसी स्तर पर नहीं, हर स्तर पर हम देखते थे। खासतौर पर निराश्रित महिलाओं के मुद्दों को लेकर के, वृद्धजनों के पेंशन के मुद्दे को लेकर के हम देखते थे। 300 रुपया महीना पेंशन मिलता था, 6 महीने का पेंशन एक साथ जाता था, तो उसमें से बाबू अपना शेयर मांगता था, क्योंकि चेक देना है 1800 रुपये का चेक, उसमें से 500 रुपये का घूस दो। आज तो कोई घूस नहीं मांग सकता, क्योंकि पैसा उनके हाथ से दूर जा चुका है। अब पैसा यहां से एक क्लिक किया जाता है, एक साथ 1 करोड़ परिवारों के खाते में पैसा चला जाता है, और धनराशि भी बढ़ी है। डिजिटल पेमेंट के साथ सबको जोड़ा गया। डीबीटी के माध्यम से धनराशि का अंतरण उनके अकाउंट में होना शुरू हुआ। दूरदर्शिता नहीं होती तो कोरोना से हम बाद में लड़ते, पहले तो बैंकों में मारपीट होती। और इसमें राहत कार्य की बात तो दूर, हम किसी को कुछ नहीं दे पाते। अनेक स्कीम चलाई गई। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना चलाई गई, पीएम स्टार्टअप की योजना चलाई गई, महिला और दलित उद्यमियों के लिए भी पीएम स्टैंड अप की योजना प्रारंभ की गई। अनेक कार्यक्रम इस रूप में चले। आज के दिन पर 2 करोड़ 61 लाख किसान हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी हर तीसरे महीने, हर चौथे महीने उस राशि को एक क्लिक से देश के 12 करोड़ किसानों तक उस राशि को पहुंचा देते हैं। यानी 1 मिनट भी नहीं लगता है पैसे को उस लाभार्थी किसान के खाते में पहुंचने में। यह है टेक्नोलॉजी। समय के अनुरूप चलना, उसके अनुरूप देखना और उसके अनुरूप कार्य करना। मुझे लगता है कि शिक्षा भी
राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोरोना कालखंड में सन 2020 में लागू हुई और इससे जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम लागू किए गए। लगातार बेसिक शिक्षा परिषद ने, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया और मुझे प्रसन्नता है आज इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्राथमिक विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा 2,09,000 से अधिक विद्यालयों को 2,09,000 से अधिक टैबलेट वितरित करने की कार्रवाई का शुभारंभ हुआ है। यानी हर विद्यालय को 2 मिलेंगे। इसका मतलब 1,04,000 से अधिक विद्यालय ऐसे होंगे जिनको 2 टैबलेट वहां उपलब्ध होंगे, जिनका उपयोग उस विद्यालय में जो भी इस सरकार से जुड़े हुए, जो भी बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए कंटेंट होंगे, उन सब के बारे में जानकारी लेने और विद्यालय की गतिविधियों की जानकारी भी उसके माध्यम से अपलोड करने में वहां मदद मिल पाएगी और इसका बेहतर उपयोग आप वहां के माध्यम से कर पाएंगे। आज इस कार्य का शुभारंभ हो रहा है। यह बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा किया गया एक बड़ा अभियान है, चलाया गया एक बड़ा अभियान है। बेसिक शिक्षा परिषद को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी विद्यालयों को मैं इसके लिए भी बधाई देता हूं। टेक्नोलॉजी में अब कोई आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लोग भी बेसिक शिक्षा परिषद, जब आपके हाथ में टैबलेट होगा ना, लोगों को एक विश्वास होगा कि हां, बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक भी अब जानकारी रखते हैं और वह हर प्रकार से पारंगत है। नए नए कंटेंट मिलेंगे देखने के लिए, नई चीजें मिलेंगी, देश और दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दूसरा, 880 आईटीसी लैब्स का भी शुभारंभ आज यहां पे हो रहा है। यानी यह एक कार्यक्रम भी शिक्षा विभाग के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है और साथ साथ 18,381 उच्च प्राथमिक विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में यह स्मार्ट क्लास की कार्रवाई का भी शुभारंभ हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा दी है। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से लगभग 90 से 95% विद्यालयों में काफी गुणात्मक सुधार देखने को मिला है। छात्र छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई है। शिक्षा की गुणवत्ता में भी काफी सुधार हुआ है और ये केवल विभाग के स्तर पर नहीं, आज ये राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकारा जाता है। इन सभी बातों को लेकर के प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतर वातावरण प्राप्त होने से प्रदेश में निवेश भी बढ़ा है, नए उद्योग लग रहे हैं और मैं विभाग से कहूंगा कि स्मार्ट क्लास केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों तक ही सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में भी हम इसको लगाने की दिशा में कार्य कर सकें। इसके लिए CSR की धनराशि से हम प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दें और प्रयास होना चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, आत्मा को थोड़ा जागृत करने की आवश्यकता है। लोग सहयोग करने को तैयार हैं, लोग सहयोग करेंगे इस दिशा में। पुरातन छात्रों का सम्मेलन हो जाए, उन पुरातन छात्रों से, गांव से जुड़े हुए लोगों से, शिक्षा विभाग और प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, किसी से भी आप कह देंगे कि स्मार्ट क्लास को वहां पे स्थापित करने में कोई समस्या नहीं, बहुत महंगा भी नहीं। लेकिन ये उन बच्चों के जो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं, उन बच्चों की सोच को एक नई ऊंचाई देगा, एक नई उड़ान प्रदान कर देगा, उनके सोचने के तरीके को बदल देगा। मैंने चित्रकूट में स्वयं इस बात को महसूस किया जब मैं वहां पर एक विद्यालय में गया और अचानक गया था बिना किसी कार्यक्रम के।
तो वहां मैंने एक स्मार्ट क्लास देखा। एक तीसरी क्लास की बच्ची से मैंने पूछा, मैंने कभी इसको जानते हो कैसे चलता है? वो गई, उसने प्लग ऑन किया और स्मार्ट क्लास की पूरी उसको संचालित करने लग गई। यानी ये दिखाता है, और याद रखना वो बच्ची कोल जनजाति से थी। ये दिखाता क्या है? प्रतिभा उसके अंदर है, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उसको उस प्रकार के अवसर नहीं मिले। परिणाम क्या था कि अब तक हम उसको ये मानते थे कि ये तो पिछड़े है, ये बनवासी है, जनजाति है, ये नहीं सीख पाएगा। लेकिन तीसरी क्लास की बच्ची स्मार्ट क्लास का बेहतर तरीके से वहां पर क्रियाशील उसको करके संचालित कर रही थी। आखिर बेसिक शिक्षा परिषद के इन सभी स्कूलों में जहां पे ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए वहां लगे और आज वे विद्यालय दर्शनीय होते हैं, दिखते हैं। 6 वर्ष पहले जिनकी स्थिति अत्यंत जर्जर थी, उजाड़ जैसी थी, आज वे विद्यालय दिखते हैं कि हां बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूल है। जो बाकी बचे हुए विद्यालय हैं, मैं वहां के प्रधानाचार्यों से, वहां के शिक्षकों से और उन ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों से भी कहूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर उन विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जोड़ करके इस वर्ष इस पूरे कार्यक्रम को हम संपन्न करें। दूसरा, हर विद्यालय में खेल का मैदान जरूर हो। इसके लिए हमें ग्राम पंचायत की बैठक के माध्यम से ग्राम पंचायत की लैंड जहां कहीं भी है उसे विद्यालय में ला करके विद्यालय के पास एक खेल का मैदान भी आप जरूर दे दें। ग्राम प्रधान निधि का उसके लिए उपयोग कर लें। आवश्यकता पड़ती है हम पुरातन छात्रों को इसके साथ भी जोड़ें और भी कुछ नया कर सकते हैं। पहल की आवश्यकता है। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों को भी हमें इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है। प्रोजेक्ट अलंकार, जितने भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, कोई 100 साल पुराना है, कोई 150 साल पुराना है, कोई 125 साल पुराना है, कोई 90 साल, कोई 75 साल, कोई 50 साल। आप याद करिए, पीढ़ियां निकल गई। पीढ़ियों को बनाने में इन विद्यालयों ने योगदान दिया। इन विद्यालयों की तो सबसे पहले जाकर के वर्तमान पीढ़ी को और जो शिक्षक हैं इन सबको सबसे पहले इस विद्यालय में जब जाते हैं तो पहले उसकी पूजा करनी चाहिए। सही मायने में आरती उन विद्यालयों को उतारनी चाहिए, क्योंकि मौन खड़े रह करके अपने संसाधनों से उन्होंने भारत की पूर्व पीढ़ी को बनाने में, वर्तमान पीढ़ी को बनाने में अपना योगदान किया। अगर ये संसाधन नहीं होते, कैसे ये देश आजादी की लड़ाई लड़ता? कैसे ये देश उस पीढ़ी को पढ़ा पाता जब संसाधन नहीं थे? लेकिन उन संसाधनों से जो पीढ़ी बनी वो भी भूल गई, और जो बचा कुचा था वो ट्रेड यूनियन की प्रवृत्ति ने उसको नष्ट कर दिया। या लखनऊ में ही मैं एक दिन एक विद्यालय में गया था। विद्यालय का भवन जितना बड़ा नहीं था, उतने बड़े बड़े उसमें पेड़ उगे हुए थे। मैंने मुख्य सचिव महोदय को भी दिखाया था, और फिर उन्होंने फिर उस पर पहल की। तब यहां के जिला विद्यालय निरीक्षक को थोड़ा चेतना आई, तब वह जाके गए, फिर प्रधानाचार्य से कहे भाई ये पेड़ फोड़ो खड़ो। ये बोलना पड़ेगा, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। यानी हम कपड़ा पहने, हम बाल बना करके विद्यालय जाएं, दांतून करके विद्यालय जाएं, अभी बताना पड़ेगा। पान, गुटखा, तंबाकू इसका सेवन न करें, इसके लिए भी अब एक शिक्षक को बताना पड़ेगा। विद्यालय में जाले न दिखाई दें, कहीं धूल न हो, प्लास्टिक का उपयोग न हो, कोई गुटखा तंबाकू विद्यालय परिसर में न सेवन कर सकें। इस स्वतः स्फूर्त भाव के साथ इस प्रकार की भावनाएं आनी चाहिए हमारे मन में। और एक शिक्षक
अपने कृतित्व से भी आदर्श दिखना चाहिए और व्यक्तित्व से भी आदर्श दिखना चाहिए। इस रूप में जब हम कार्य करेंगे तब समाज के मन में एक श्रद्धा का भाव पैदा होगा। उन विद्यालयों में लगे हुए पेड़ वहां की अकर्मण्यता को प्रदर्शित करता है कि देखिए साहब, सरकार वेतन भी देती है, सब कुछ सरकार दे सकती है, लेकिन पेड़ उखाड़ने के लिए भी मुख्यमंत्री को और मुख्य सचिव को आना पड़े तो इससे बड़ी विचित्र स्थिति क्या हो सकती है। और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, यानी मुझे तीसरी बार तो मैं मुख्य सचिव महोदय को स्पेशली लेके गया था, क्योंकि मैं उससे पहले 2 बार जब गया था, पहली बार मैं देख करके भौचक था, लेकिन मैं भी बाहर कार्यक्रमों में, दूसरे कार्यक्रमों में चला गया, व्यस्त हो गया। अगली बार जब मैं 6 महीने के बाद गया, फिर मैंने पेड़ देखा। मैंने कहा देखो, पहली बार तो हो सकता है भूल से रहो, फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये विद्यालय बंद हो गया हो। मैंने पूछा क्या इस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं? कहा हाँ। तो मैंने कहा यहाँ के प्रधानाचार्य या कोई और है यहाँ पे? तो उस दिन छुट्टी का दिन था एक कार्यक्रम में जिसमें मैं गया था। कहा गया नहीं, आज तो विद्यालय बंद है। मैंने कहा ठीक। तीसरी बार मुझे फिर 6 महीने के बाद जाने का अवसर मिला, तो इस बार मैंने उन मुख्य सचिव महोदय को कहा, मैंने कहा आप मेरे साथ चलिए थोड़ा। तो गए मेरे साथ, तो उन्होंने देखा। मैंने कहा देख रहे ना पेड़, इसको जमीन पे होना चाहिए था, इस भवन के ऊपर नहीं। और उसके बाद तब फिर वो पेड़ उखाड़ा गया। और मैं आप सबसे भी कहूंगा, जब विद्यालय जाते हैं सबसे पहला काम तो होना चाहिए एक शिक्षक के रूप में। विद्यालय अगर 9 बजे लगना है तो शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है विद्यार्थी 8:45 बजे आए, लेकिन शिक्षक उससे भी आधे घंटे पहले पहुंचे। उसको 7:15 बजे तक, 8:30 बजे तक हर हाल में वहां पहुंचना चाहिए। और प्रधानाचार्य का दायित्व बनता है वह शिक्षकों से भी 15 मिनट पहले पहुंच जाए, उससे 15 मिनट पहले पहुंचे। क्योंकि जब ये प्रवृत्ति आप तय करेंगे, समय से पहले आने की प्रवृत्ति तय करेंगे, तब आप उस विद्यालय के बारे में कुछ सोच रख पाएंगे। हर दिन बैठना, प्रतिदिन के कार्यक्रम को तय करना, विद्यालय बंद होने के पहले वहां के कार्यक्रमों को अगले दिन के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके फिर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना। ये चीजें जब होंगी तब जाके आप देख सकते हैं। अलग अलग शिक्षक को अलग अलग जिम्मेदारी दो, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने तो आपके सामने इतने अच्छे अवसर दिए हैं कि आपके पास यानी इतने अच्छे अवसर हो सकते हैं। आपके मन में जो कुछ भी नयापन है करने के लिए, उसको आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से प्रत्येक छात्र छात्रा के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए अपने योगदान के रूप में स्मरणीय बना सकते हैं। और उस दिशा में नए प्रयास की आवश्यकता है। बहुत कुछ हो सकता है। आखिर बेसिक शिक्षा परिषद हो या माध्यमिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा का तो ये शताब्दी वर्ष है। और मैं धन्यवाद दूंगा, शताब्दी वर्ष में मात्र 15 दिन में परीक्षा और 14 दिन में परिणाम 56 लाख बच्चों का नकल विहीन परीक्षा के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा परिषद ने दिया। ये चेंज है, ये परिवर्तन है। ये परिवर्तन हर स्तर पर दिखना चाहिए। और स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रमों को जोड़ना, स्किल डेवलपमेंट के लिए आपसे ये अपेक्षा नहीं हो सकती कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में हम अलग अलग उसके साथ जोड़ें, लेकिन छोटे छोटे कार्यों के साथ हम बच्चों के मन में एक रुचि जागृत कर सकते हैं। मॉडल बनाना, मिट्टी के ही मॉडल बनते हैं। वह नए बच्चों के लिए या उन मॉडल्स को जो आप 3री, 4थी, 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे, बताएंगे आम कैसे बनता है, आम में कैसा कलर होना चाहिए। अगर मिट्टी के ही अगर आप बना करके और आंगनबाड़ी में उपलब्ध करवा देंगे तो उस नए बच्चे के लिए भी प्री प्राइमरी में जो बच्चा आएगा उसको सीखने के लिए होगा आम का ये मॉडल है। वो देख लेगा हाँ ये आम है। आपने सेब का मॉडल उसको बनवाने में योगदान करा कि भाई ऐसे सेब बनता है, ये सेब की आकृति होती है।
और जब मिड डे मील आपका वितरित होता है, किसी दिन सेब खिलाया, उसको भी सेब का स्वाद कैसा होता है, सेब का कलर कैसे होता है, सेब की साइज क्या होती है दिखा देंगे, तो आसानी से उसको बना भी देगा। वो मॉडल बनाएगा, आप प्री प्राइमरी में बच्चों को उस मॉडल को गिफ्ट भी दे दीजिए। यानी दोनों काम हो सकते हैं आपके। ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए भी आप वहां पे नई नई चीजें दें। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या है, उस जिले की यूनिक प्रोडक्ट को हम वहां पर उसके बारे में कुछ नई जानकारी, प्रारंभिक जानकारी देने के लिए हम कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कोई वर्कशॉप बड़ी खोल दीजिए, वहां पर कोई क्लास के आइटम बनाना शुरू करिए, लेकिन है क्या इसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। मॉर्निंग असेंबली होते होगी, बच्चों को बताइए पहले नियमित रूप से दांतून करते हैं कि नहीं करते हैं, स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं, कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। इन सब की जानकारी देने के बाद असेंबली के कार्यक्रम को वहां संपन्न करने के बाद फिर कुछ जनरल नॉलेज की बातों को भी अगर बच्चों को आप बताइए, कि देश की राजधानी कहां है, बच्चे को जानकारी होनी चाहिए। प्रदेश की राजधानी कहां है, लोगों को जानकारी होनी चाहिए। मैं तो बहुत भौचक था। मेरे पास एक बहुत उच्च शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए एक सज्जन आए, मैंने उनसे पूछा भी कैसे चल रहा है, उन्होंने कहा बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने कहा आप बड़े हो गए हैं, क्या बच्चों से कभी इंटरेक्शन भी होता है? उन्होंने कहा होता है, एक बार मैंने किया था। मैंने कहा क्या किया था? कहा कि मैंने उनसे पूछा कि वे श्रीमती इंदिरा गांधी कौन है, तो उन्होंने, बच्चे मेरे सामने आके कह रहे थे, कहते हैं कि साहब ये महात्मा गांधी की पौत्री है। मैं बहुत चकता। मैंने कहा आपने कुछ बताया नहीं उन बच्चों को? मैंने कहा स्पेशल क्लास लीजिए उनका। फिर मैंने कहा भी, और कहा कि मैंने उनसे पूछा कि भाई और एनसीआर का है, याद रखना, कि मैंने उनसे पूछा कि भाई राजघाट में, तो उन्होंने कहा साहब मुर्दे जलाए जाते हैं। ये स्थिति थी। यानी ये आपका जनरल नॉलेज, आप देना क्या चाहते हैं। और इसीलिए मेरी आप सबसे विनम्र अपील होगी, आग्रह होगा कि हम लोग वर्तमान पीढ़ी को बनाने के लिए जितनी मेहनत हो सकती है, मॉर्निंग असेंबली जब होती है, प्रार्थना सभा जब होती है विद्यालयों की, वहां पर नियमित रूप से कुछ न कुछ पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं, बताएं। एक नए सिरे से पीढ़ियों को बनाने का कार्य आप कर रहे हैं। पीढ़ी बनेगी, वह पीढ़ियां आपको जीवन भर याद करेंगी। हम लोगों ने स्वयं, मैं इस चीज को अनुभव करता हूं, अगर हमारे स्कूली शिक्षक नहीं होते, हम लोग इस रूप में नहीं हो पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। और इसीलिए जब मैं कई वर्षों के बाद अपनी जन्मभूमि में गया था गत वर्ष, तो मैंने अपने सभी स्कूली शिक्षकों को बुला के उनका सम्मान किया, क्योंकि मैं जानता हूं उनका उस समय किया गया योगदान हम लोगों के व्यक्तित्व के निर्माण करने और हमें चुनौतियों से जूझने की एक नई प्रेरणा देता रहा। वे सुविधाभोगी नहीं थे, कम संसाधनों में, अल्प वेतन में उन लोगों ने उस समय मेहनत की, तब पीढ़ियां बनी। और यही कार्य आप भी कर सकते हैं। आप भी उस रूप में लोगों के लिए वंदनीय बन सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास होगा है कि आप सभी लोग इस कार्य में अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज यहां पर जिन 94 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, वे सब अपने कार्यों के माध्यम से अगले वर्ष अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। और एक मेरिट तय होनी चाहिए पहले से, पूरे कार्यक्रमों के साथ इसको जोड़ करके हम आगे बढ़ाएंगे तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर प्रदेश भर के सभी गुरुजनों का, सभी शिक्षकों का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपका व्यक्तित्व और आपका कृतित्व वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बन सके। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत